MCQ नंबर 105 में एक प्रॉब्लम थी जो कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। MCQ नंबर 105 है, विच मेथड कैन बी यूज फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो MCQ है, बहुत सी जो अदर वेबसाइट्स हैं, पाक MCQ या इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो इसका आंसर है वो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड ही है। ठीक है, लेकिन जो वीके में जो हांडा की जो बुक है, उसके अंदर जो की के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है यहाँ पे। ठीक है, सो अब ये आपके ऊपर मैं इसको छोड़ता हूँ कि आप इसका ऑप्शन बी चूज़ करते हैं कि ऑप्शन डी चूज़ करते हैं। वैसे एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए हम ये जो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड यूज़ करते हैं। सो अब ये आपकी चॉइस है, अब ये आपकी डिपेंड करता है कि आपकी जो टेस्टिंग एजेंसी है वो कौन सी है, वो क्या वो बुक से ये MCQ पिक करती है या फिर वो वेबसाइट से पिक करती है। सो अगर वो वेबसाइट से पिक करते हैं तो 80-90% वेबसाइट्स का जो आंसर है वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, तो बेहतर यही होगा कि आप यही आंसर लगा लें। और अगर जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं वो आपकी जो 100 की जो बुक है अगर वो डायरेक्टली वहाँ से उठाती हैं तो उस टाइम पे फिर इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, सो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कौन से ऑप्शन को आप चूज़ करते हैं और किस टेस्टिंग एजेंसी के जो है वो अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करते हैं। ये MCQ हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियोस के अंदर। आज का जो MCQ है वो MCQ नंबर आई थिंक 131 था। 132 था। अच्छा, 100 वोल्ट बल्ब हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, द नंबर ऑफ आवर्स इट कैन वर्क फॉर एवरी किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम विल बी। ठीक है, वोल्टेज गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है और हमें क्या पूछ रहा है कि आप बताएं कि नंबर ऑफ़ आवर्स कितने जो है वो हर किलोवाट ऑफ एनर्जी के लिए वो यूज़ होंगे। ठीक है, सो मतलब कि 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी जो है वो कितने घंटे में हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ आवर्स फाइंड करने हैं, सबसे पहले हमें किलोवाट चाहिए क्योंकि एनर्जी हमारे पास होती है 1 किलोवाट आवर के इक्वल। तो हमें अगर वाट्स मिल जाए तो किलो तो जस्ट एक नंबर है, उसके बाद आवर्स हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम 100 वोल्ट और 500 ओम्स को यूज़ करके V²/R फार्मूले से 20 वाट्स हमने निकाल दिए। सो 1 किलोवाट आवर हमारे पास जो है वो 1000 वाट आवर के इक्वल है। सो यहाँ से हम आवर निकालेंगे तो हमारे पास 1000/20 50 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये सोल्यूशन आप यहाँ पे देख लें, स्क्रीन को वीडियो को पास करके इसका सोल्यूशन देख के इसके अकॉर्डिंग 50 आवर्स इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद है, अ सेमी कंडक्टर इज़ अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज़ बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी कि सेमी कंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है, मतलब कि इन बिटवीन होती है। सो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 2 resistors R1 47 kilo ohm and 1 watt and R2 is equal to 0 ohm, 1 watt are connected in parallel। सो पैरेलल के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो क्या है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे पता है कि 0 ओम है। सो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 0। सो 0 ओम का हमारे पास जस्ट एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन डी। बाकी सारे 47 किलो ओम की यहाँ पे गिवन है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 135 है, अ रियोस्टेट डिफर्स फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इन द रिस्पेक्ट दैट रियोस्टेट हैज़ हायर वाटेज रेटिंग। ठीक है, इसकी वाटेज रेटिंग जो होती है वो हायर होती है और हमने ये कहा था कि वाटेज रेटिंग हायर होने का मतलब ये होता है कि उसका फिजिकल साइज जो है रेजिस्टेंस का वो बड़ा होता है। उसके बाद है 136, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द पॉइंट x1 एंड x2 इन द सर्किट शोन बिलो। ठीक है, x1 और x2 के दरमियान जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। ठीक है, लेफ़्ट साइड आप इसको कभी भी स्टार्ट ना करें, यू विल एंड अप जो है ना आपके पास कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो बेहतर यही है आप इसको राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि x1 और x2 के दरमियान फाइंड करने हैं तो यहाँ से अपोजिट साइड से स्टार्ट करें। 40, 10 और 10 देखें ये तीनों सीरीज़ में है, जो करंट यहाँ से आ रहा है वो
डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि वो सेम वही करंट फ्लो कर रहा है तीनों में। तो सीरीज़ के लिए यही कंडीशन होती है कि हमारे पास करंट अगर सेम फ्लो कर रहा है रजिस्टर में, तो वो रजिस्टर आपस में क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो ये तीनों जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में है। सो 40 + 10 + 10 60 ओम, 60 और 40, ठीक है। 60 और 40 का अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करें तो वो 24 ओम बन जाता है, ठीक है। सो 24 + 10 + 10, अब ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे। सो 24 + 20 विल गिव 44, ठीक है। 44 पैरेलल विद 40, 44 पैरेलल 40, इसको आप सॉल्व करें। 44 × 40 डिवाइडेड बाई 84, ये आपको इसका जो इक्वलेंट आएगा वो 20 ओम का आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, ये इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है। सो 20 यहाँ पे आ गया। 20 अब जो इक्वलेंट आया वो सीरीज़ में है, इस 10 के साथ भी, इस 10 के साथ भी। सो 20 + 10 30 + 10 40। सो 40 ओम जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। उसके बाद है फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस द वेट ऑफ द एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कम्पेयर टू द कॉपर कंडक्टर ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन इज, ठीक है। हमारे पास जो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है इसका वेट कम होता है, 50% जो है वो कम होता है कॉपर से। सो यही वजह है कि हम इसको ट्रांसमिशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ACSR जो कंडक्टर हमारे होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। A drawn wire of resistance 25 ohm is further drawn so that its diameter becomes 1/5. Its resistance will now be। अच्छा, दो पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि जब भी आपके पास जब क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर आपकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जिस नंबर से इंक्रीज़ होती है तो उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि हमने एक वायर को स्ट्रेच किया और हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जो हमारी जो लेंथ थी वो डबल होगी, तो डबल का मतलब है कि 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई, तो हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने वायर को स्ट्रेच किया और उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम इंक्रीज़ कर गई, तो 4 टाइम्स के लिए हमें, जब हम 4 को स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, तो 16 टाइम्स हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स किसके लिए थे, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। लेकिन जब हम डायमीटर की बात करेंगे या रेडियस की बात करेंगे तो डायमीटर या रेडियस के लिए हमें उस नंबर की पावर 4 लेनी पड़ेगी। पावर 4 का मतलब ये कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो 2 टाइम रिड्यूस होने का मतलब ये है कि मैंने 2 की पावर 4 लेनी है अभी, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर गया या डिक्रीज़ कर गया एट द रेट ऑफ 2 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो मुझे उसकी पावर जो है वो 4 लेनी पड़ेगी, तभी मेरे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है MCQ में, वो ये मिस्टेक है कि यहाँ पे 25 ओम रेजिस्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। अगर ये इसने रेजिस्टेंस दे दी है तो इसका क्या इशू बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अभी डायमीटर हमारा कितना क्या हुआ, 1/5 हो गया। 1/5 का मतलब ये है कि 5 की पावर 4, ठीक है। 5 की पावर 4 अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 625 आई थिंक बनता है, ठीक है। ये 625 हमारे पास वैल्यू आती है। अब ये जो वैल्यू आई है ये जस्ट उस नंबर की है कि जिस नंबर से हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है, वो ये होना चाहिए कि 625 × R, ठीक है, और वो कितना होगा 625 × 25, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये 25 ओम गिवन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जस्ट एक R की वैल्यू है, ठीक है। या फिर ये जो हांडा है वो हमसे जस्ट ये पूछ रहा है कि कितने टाइम से हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सो 625 टाइम्स जो है वो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो थर्मिस्टर हमारा जो ऐसा एलिमेंट है जिसका पॉजिटिव टेम्परेचर भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। The current at a given point in a certain circuit may be written as the function of time, ठीक है। I of t ये given है हमें -3 + t, और जो चार्ज पास हो रहा है बिटवीन टाइम 99 से 102 सेकेंड के लिए ये चार्ज हमारा पास हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो हमें क्या फाइंड करना है,
टोटल चार्ज फाइंड करने हैं, टोटल चार्ज पासिंग। तो चार्ज के लिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि Q ऑफ टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ टी। ठीक है, हमें इस आई ऑफ टी का इंटीग्रल लेना पड़ेगा तब जाके हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी। सो इंटीग्रेशन आप मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपकी ये जो इंटीग्रेशन है वो परफॉर्म होगी। सो सबसे पहले मैं फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा फंक्शन है -3 + t। तो -3 प्लस t नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे x यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू x है। ये मैंने फंक्शन लिख दिया और x की जो वैल्यू है वो 99 से 102 तक है। सो लिमिट्स में इसकी दे देता हूँ 102 99। सो आपने क्या करना है, आपने ये जो इंटीग्रेशन है ये परफॉर्म करनी है। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 292.5 ऑप्शन सी। सो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो इस तरह से आप, अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है टेस्ट के अंदर, तो आप इसको यूज़ करके अपना आंसर ला सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसका सोल्यूशन है वो मैंने फुल स्टेप्स के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ये जब आप PDF देखेंगे तो उसके बाद आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।